हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें कि लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। क्वेश्चन है look at the activities listed below full stop. Reason out whether or not work is done reason out whether or not work is done in the light of your understanding in the light of your understanding of the term work. Of the term work. A है Suma is swimming in a pond. Suma is swimming in a pond. बताइए जी, इसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे को हर एक जो कंडीशन, हर एक जो सिचुएशन दे रखी है, उस हर एक सिचुएशन में बताना है कि वर्क इज डन और नॉट। बताइए, वर्क हो रहा है क्योंकि सुमा उसने क्या करा, उसने फोर्स लगाई, वाटर पर फोर्स लगाई, वाटर पर फोर्स लगाई उसने पीछे की तरफ, तो वाटर उस पर बदले में फोर्स लगाता है आगे की तरफ, तो वो मूव करती है। वो स्विम कर रही है, स्विम करते हुए मूव करते हुए आगे जा रही है, तो फोर्स भी लगाई जा रही है यहाँ पर और मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अगर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम ये कहते हैं कि वर्क होता है ना। तो वर्क इज डन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यस, एज ऑन अप्लाइंग फोर्स she is moving, that is there is a displacement, so work is done, वर्क हुआ है। ठीक, उसके बाद बी, अगला देखते हैं। बी में है अ डोंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। A donkey is carrying load at its back। ठीक है, बताइए वर्क हुआ या नहीं हुआ? हुआ। देखिए, होता ये है कि उसने वजन उठाया, अपने पीठ पर वजन रखा हुआ है, तो वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगर वो उस वजन को लेकर आगे की तरफ चलता है और हम ये कहते हैं कि क्या अब ये कुछ और काम कर रहा है, हम ये कहेंगे कि तो वर्क नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर दो अलग अलग केसेस लिख लीजिए। केस 1 में लिखेंगे कि वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। रीजन क्या है? बिकॉज
it is carrying weight that is applying force against gravity during uplifting the weight from ground to its back। मतलब ये माना जा रहा है कि वो जो डोंकी है उसने सामान खुद ही उठाकर अपनी कमर पर रख लिया है, ठीक है। हालांकि फिर अगर और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हम ये कहेंगे डोंकी कैसे उठाएगा, वो तो खड़ा हुआ है चुपचाप, उसकी तो पीठ पर लाकर किसी और ने सामान रख दिया है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि वर्क तभी हुआ हुआ माना जाता है जब फोर्स लगाने से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो फोर्स लगाई गई है। पहले तो सामान कहाँ पड़ा हुआ था, ज़मीन पर था ना, वो ज़मीन पर उठाया और ज़मीन पर उठाकर उसके कंधे पर रख दिया, ठीक है। वो ज़मीन से उठाया तो फोर्स लगाई तो सामान उठा और उठकर इतनी हाइट तक आया। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वर्क होगा, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फोर्स क्यों लगानी पड़ी? फोर्स इसलिए लगानी पड़ी कि ग्रेविटी उसको हमेशा अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी उसको कहाँ खींच रही है? नीचे की तरफ। एंड वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो फोर्स आपने कहाँ लगाई है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाई है। क्लियर है? समझ गए? तो ये तो केस फर्स्ट हुआ। और केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में क्या है? ये तो पहला है वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको अंडरलाइन कर लेना केस फर्स्ट में। और केस सेकंड लिखिएगा, no work is done when the donkey moves by carrying this weight। तो जब वो मूव करता है, इस वजन को उठाते हुए जब वो मूव करता है तब कोई वर्क नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि वजन उसने उठा रखा है। तो वजन उठा रखा है तो उसने ताकत कहाँ लगा रखी है? अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, है ना। ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। और फिर वो उसको लेकर ऐसे ऐसे आगे चल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आगे है और फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे कि फोर्स अप्लाइड, और ये वाला डायरेक्शन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। तो अप्लाइड फोर्स जो है या फोर्स अप्लाइड जो है उसमें और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो एफ एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जरूर लिख लीजिएगा, भले ही पूरी टेबल याद ना रहे, ये जरूर याद रखना कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। ये जरूर करिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें, रुद्रांश, अभिराज, दिव्यांश, क्लियर है? अच्छा जी, सी देखिएगा। सी में है अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। A windmill is lifting water from a well। हाँ जी, विंडमिल जानते हैं ना क्या है? वो बहुत ऊंचे ऊंचे पोल्स होते हैं और
कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, हर कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट पर, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पर हवा बहुत चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैंस लगा दिए जाते हैं। अब जब वो फैंस लगाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हवा चलेगी, हवा के चलने से फैन भी चलेगा। तो जब फैन चलेगा तो वो मोटर घूमेगी, और जब वो मोटर घूमेगी तो इतना हैवी वो फैन होता है, और जब वो फैन घूमता है तो वो एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कनेक्टेड होता है एक मतलब सक्शन पंप के साथ में कनेक्टेड होता है। तो वो जब ऐसे ऐसे करके घूमता है तो वो सक्शन पंप को ऊपर की तरफ लेकर आता है, तो पानी जो है वो ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर को निकालने का एक तरीका है। तो ऐसा होता है। और विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो पानी है किसी कुएं के अंदर, और वो कनेक्टेड है एक सक्शन पंप से, और वो सक्शन पंप कनेक्टेड है विंड मिल से। तो विंड मिल जब घूमेगी तो पानी उठेगा। तो पानी उठ रहा है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाई जा रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में उठ रहा है। तो हाँ, वर्क हो रहा है, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे यस, वर्क इज डन, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी in lifting the water from a well. डी देखिएगा, a green plant is carrying out photosynthesis ऐसे ही कर रहा है, ये कुछ हुआ नहीं है इसको, ऐसे ही कर रहा है। A green plant is carrying photosynthesis तो since during photosynthesis process plant is not getting displaced anywhere, so no work is done. तो कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ई देखिएगा, ई है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो एक इंजन है वो ट्रेन को पुल कर रहा है, तो इंजन फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने से ट्रेन मूव कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगाने से, तो वर्क डन है ही है ना। तो हम ये कहेंगे सिंस ट्रेन गेट्स डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि मूवमेंट होता है, जहां पर थी वहां से थोड़ी सी आगे बढ़ गई। ट्रेन गेट्स डिस्प्लेस्ड ऑन
application of force by engine, so वर्क इज डन, तो वर्क हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ है food grains are getting dried in the sun. Are getting dried फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो फूड ग्रेन्स को अगर सन में हम सुखा रहे हैं तो फिर कोई फोर्स लग रही है क्या? ना तो कोई फोर्स लग रही है। फूड ग्रेन्स जहाँ पर रखे हैं वहीं पर रखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो मूव कर गए इधर से उधर चले गए। ठीक है तो कोई वर्क नहीं हुआ। अरे तो वो तो बात ही नहीं कर रहे ना, सन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ब्लोन बाय अ विंड। ठीक है, तो ये इसकी बात करें तो इसकी बात है नो वर्क इज डन। जी देखिएगा, जी में है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब बता दो, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। यस, यस, वर्क इज डन। एक क्वेश्चन और देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड an object thrown at a certain angle an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. And falls back to the ground. Full stop. The initial and the final points of the path of the object the initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line.
lies on the same horizontal line. Full stop. What is the work done by the force of gravity? What is the work done by the force of gravity on the object? अब देखिएगा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल। एक मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ दे रहे। पूरी फिजिक्स जितनी अभी तक फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी। सर केमिस्ट्री कर रहे हैं। चलो तो फिर बायो का भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा तीन होगा। ठीक। चलो जी आगे चलते हैं जरा। क्या है क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है और उसको, अरे पानी भाई जिसको चाहिए था उसको दे दो, तो दे दिए। ठीक। So an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाकर और हमने उसको फेंका, तो जब हम उसको फेंकते हैं ना तो वो एक ना वो कभी भी ऐसा नहीं होता ऑब्जेक्ट का। कभी भी आप ये देखिए कि अगर मैंने मान लीजिए बॉल फेंकी, बॉल को मैं ऐसे करके सीधे करके फेंक दूँ तो बॉल कभी भी ऐसे नहीं जाएगी कि पहले सीधे जाएगी फिर रुक जाएगी फिर ऐसे नीचे गिर गई। ठीक है, बॉल हमेशा क्या करेगी, एक कर्व पाथ फॉलो करेगी, है ना, रूल है ये, एक कर्व पाथ ही फॉलो करेगी। अब वो क्या बोल रहे हैं, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरीके से होगा। इसका आंसर देखिए,
ग्राउंड है, यहां से बॉल को फेंका गया, वो यहाँ पर आकर के देख, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कितना वर्क करा इस ऑब्जेक्ट पर, बताइए। ग्रेविटी ने इस पर कितना काम करा, वर्क कितना करा ग्रेविटी? नहीं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी, ग्राउंड, फाइनली वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर वापस ग्राउंड पर ही आ गया। तो वर्टिकली कुछ मूवमेंट हुआ क्या, तो हम ये कहेंगे वर्टिकली मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। पहले भी बॉडी यहीं पर थी और फाइनली भी बॉडी यहीं पर है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, जीरो, और इनिशियल पोजीशन भी जीरो है। ग्राउंड पर हम कहेंगे ना कि जीरो हाइट, कुछ भी हाइट नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस the object is not getting displaced, since the object is not getting displaced vertically, since the object is not getting displaced vertically, so work done by gravity is equal to zero। समझ गए हम ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो। देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में आप ना बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अरे बॉल को यहाँ से फेंका था, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई, तो क्या है, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो पूछ रहे ग्रेविटी क्या काम कर रही है, तो ग्रेविटी तो वर्टिकली लगती है ना, ठीक है। ग्रेविटी कभी भी ये नहीं कहेगी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये चेयर यहाँ पर पड़ी है, चेयर को खिसका दे वहाँ पर, ग्रेविटी लगेगी वहाँ से नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी देर में गिर गए, जाके आपस टकरा गए तुमसे, है ना, ये ग्रेविटी लगी। ग्रेविटी ऐसे नहीं लगेगी, ग्रेविटी तो ऐसे लगेगी, छत पर बैठे हुए हैं, पैर फिसल गया नीचे, नीचे गिरे आकर, तो वो नीचे लग गिरे आकर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली ही हमको ऊपर से नीचे खींचेगी, ठीक है। तो वर्टिकली लगने वाली फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, और वर्टिकली आप ये कहेंगे यार वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, पहले भी ग्राउंड पर ही पड़ी हुई थी बॉल, अब भी ग्राउंड पर पड़ी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स इनटू जीरो जीरो, तो वर्क डन जीरो, ठीक है। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट जहां नहीं है वहां पर वर्क डन भी नहीं, ठीक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन नोट करें। और बैटरी लाइट्स अ बल्ब, उधर लिख रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और याद रखिएगा आप सबके स्कूल में जो पेपर बनता है ना, वो 70% एनसीईआरटी में से बनता है। तो ध्यान से अभिराज, क्वेश्चंस क्लियर है जो कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, बैटरी लाइट्स अ बल्ब, फुल स्टॉप। Describe the energy changes involved in the process. बैटरी लाइट से बल्ब, तो एक बैटरी है, उस बैटरी की वजह से बल्ब जो है वो जलने लगता है, ठीक है।
तो एनर्जी चेंजेस वो क्या होंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो बैटरी है, बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? किसमें? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा केमिकल एनर्जी, बल्कि एक एनर्जी बीच में और लिखेंगे। केमिकल एनर्जी, सबसे पहले केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे कि डायरेक्टली हमने घर में इलेक्ट्रिसिटी दी और हमने स्विच ऑन कर दिया। वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो केमिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी, आप इसको सीधी लाइन में लिख सकते हैं, नोट तो आगे जगह नहीं है, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा कैमरा, तो इसी में नीचे केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई इसमें लाइट एनर्जी। लाइट मतलब रोशनी, लाइट का मतलब वो नहीं, हल्का नहीं है कि हल्का हो गया कुछ बल्ब हल्का हो गया है, ऐसा नहीं। लाइट समझ रहे भी? चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास certain force acting on certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Full stop. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. Certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. तो कोई एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, फोर्स कितनी है हमें पता ही नहीं है, एक काम करते हैं, फोर्स निकालेंगे पहले। फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है 20 किलोग्राम, बात नहीं करते हैं कुछ। टाइम भी दे रखा है तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं दे रखा उसको मत दिया रहने। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास, तो 20 किलोग्राम का कोई मास है, मान लो 20 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, घटकर 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वेलोसिटी घट रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 2 है। ठीक है, क्या है? तो क्या है 2 और इनिशियल वेलोसिटी? हाँ रहता तुम्हारा दिमाग। मैं कुछ कहूँगा तो फिर तुम्हें लगेगा कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या होता रहता है घर में।
लाइक सर वो रिसेंटली मेरी आर्ट की टीचर को मैसेज चला गया क्योंकि मेरा भैया कंपैरिजन कर रही थी क्या मैसेज चला गया? कि एक तो देखो मैसेज हमें लिखना नहीं था, हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेंटली रिटार्डेड बोला है कि मुझे मेंटली रिटार्डेड मतलब हटेली? हाँ अच्छा। वो तो मुझे फिर तुम्हें क्या लगा? तो आर्ट की टीचर हो भाई आप, वो मेरी तो काउंसलर हो तुम्हें कि आप मुझे तो मेंटली तुम्हें सोचना पड़ा, तुम्हें सोचना पड़ा होगा पहले तो कि क्या वाकई में मैं कुछ नहीं, मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गई। प्रिंसिपल ने बोला बेटा तुम थोड़ी क्रिएटिव हो ना, अनकन्वेंशनल हो, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा हो रहा है? मतलब तुम अच्छा अच्छा, तो क्या क्रिएट, क्या कुछ करा है अभी तक कुछ क्रिएट? सर दो इवेंट्स हुए थे, पहले मैंने अपने लिप्स पे पेंट लगा के अपनी शर्ट पे लगाया था, वो मैं बहुत पहनती हूँ, मेरी फेवरेट है वो। और दूसरी कि मैं अपने हाथ पे पेंट लगाई थी। सर सब हाथ पे पेंट लगाते हैं, आपने भी कभी लगाया होगा पेंट हाथ पे, उसमें मेटल रिटार्डेड कहाँ से ये तो मुझे नहीं पता। बताओ। तो फिर किसी और बात पर चिड़ी नहीं होगी? तो फिर मैंने भैया भैया को बताई, भैया भैया गुस्सा आ गया, तो फिर वो मैम फायर होंगी। फायर हो गए, निकाल देंगे। पूरा परिवार जो वहाँ पहुंच गया स्कूल में। मैं बात तो कुछ कर रहा था, कहाँ? नहीं सर वो बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। सर तो घर में जब होता है तो जैसे कोई इंसान एक हॉस्पिटल के रूम में पैदा हुआ है और वो मर भी उसी रूम में जाता है, तो उसने पूरी जिंदगी कुछ काम नहीं किया। अरे नहीं नहीं, ये वो वाली बात नहीं, ये वो वाली बात ऐसे बात की है। सोर्स लगाता रहा सारी जिंदगी में और घूम फिर कर वहीं आ गया, वहीं पर मर गया। सर लेकिन वो डिपेंड करता है ना, अगर अगर जैसे मैं पहला वसुंधरा में हुई हूँ, अगर मैं मरती दिल्ली में हूँ तो फिर डिस्प्लेसमेंट है ना। वो ये नहीं बोल रही है, वो ये कह रही है जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ उसी हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल हाँ उसी हॉस्पिटल में उसी रूम में उसी बेड पे अगर आप मरे तब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये मैं सोच रहा हूँ, अनकन्वेंशनल तुम्हारा अलग ही चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे कभी प्रबल को इतना बोलना नहीं पड़ा, कभी भी नहीं बोलना पड़ा, बस ये बात। और क्रिएटिव वो भी है, वो अनकन्वेंशनल नहीं, वो क्रिएटिव है। तो अनकन्वेंशनल नहीं है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी अनकन्वेंशनल है। मतलब उसमें भी काफी बच्चों को लगता था कि ये क्या करता है, क्या करता है, वो बनाता था बहुत अच्छी अच्छी वो। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पढ़ाई के टाइम पर तो पढ़ाई करो, उस चीज़ को कौन मना कर रहा है? वो भी तो परस्यू कर ही रहा है ना करियर, और अच्छा कर रहा है। मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा था, मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कभी कहना नहीं पड़ता है। अब जैसे ये कहता तुम्हें कह रहा हूँ, उसकी अलग ही बात चल रही है, ये क्या चल रही है, और ये तो बड़ी गंदी आदत है, ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भाई फोन में क्या, फोन में पढ़ाई चल रही है? जरूरी काम। अच्छा अच्छा, भाई बेचारों पर लोड बहुत है बच्चों पर आजकल, क्या करें। चलिए हाँ, ये हाँ मेहनत ज्यादा करता लड़का, मतलब कितना कितना करता। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पापा या मम्मी बस कर बेटा, बस कर, सो जा, इतनी मेहनत मत कर बेटा। चलिए देखो ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास, अब उधर सुनिए, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टाइम भी नहीं है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, काम करते हैं। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, और हम ना इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से। तो मैं पहला फर्स्ट तरीका बताता हूँ, फिर सेकंड मेथड, दोनों मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड क्योंकि वो बोल रहे हैं वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन जो है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास u है, v है, a है और e है और s है। एक्चुअली है तो इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है, ये दो चीजें हैं बस। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं u v a और s ये वाला फंडा यूज करता हूँ। तो u v a और s कौन सी इक्वेशन लगेगी बताइए? थर्ड इक्वेशन।
b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, सो b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 2a s। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, a या s आपका जो मन करे वो निकालो। सही है, क्या निकालें, a निकालें या s निकालें? a निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस 25 क्या होगा माइनस 25। ठीक है, a निकालना है तो इधर 2 और s मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस 21 ऑन 2 इज इक्वल टू a। तो एक आदमी a की जगह पैदा हुआ और उसी जगह मर गया, तो ये कहाँ से आया दिमाग में? ये चीज दिमाग में कहाँ से आई? हाँ, फिलोसफी। ऐसी चीजें या डिस्कशन चल रहा है आजकल स्कूल में इस बारे में, वर्क एंड एनर्जी करवा रहे हैं क्या? अभी अभी स्टार्ट किया, आज ही स्टार्ट, वो तो अलग ही दूसरा कर रहा है। टिश्यू चल रहा है। अच्छा, तुम्हारे में भी, अच्छा तुम्हारी तो दोनों ही क्लासेस हैं। हमारा हमारे में क्या अलग चल रहा है ही साइंस में? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, हमारे पास तो साउंड करवा दिया इसने, इसके बाद करो। क्या चीज? वर्क एंड एनर्जी सब कर रही है। आज बोला कि ग्रेविटेशन हमारा दोनों में हो गया। हाँ, वो स्पेशल पावर्स होती हैं उनके हाथ में, फटाफट करा देते हैं। चलो मुझे जरा देखना एक्सेलरेशन क्या हो गया -21/2s। ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है, नेगेटिव में आ रहा है, रिटार्ड है, तो ये नेगेटिव ही होगा क्योंकि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी फिर वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, वर्क डन देखना भाई जरा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह मैंने लिख दिया ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो मास कितना दे रखा है 20 किलोग्राम, तो 20, और एक्सेलरेशन कितना है -21/2s, और s कितना है मुझे पता नहीं, तो s को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो s का इस वाले s में इलाज कर दिया, s से s कैंसिल आउट, हमें s निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गए? ठीक है भाई तनीषा, समझिए। अच्छा, अब क्या होगा, 2 10 are 20 और 10 into -21 is -210 जूल। सही है? ठीक है। नेगेटिव में वर्क आने का मतलब क्या है जरा बताओ। सर मतलब वर्क पीछे की तरफ होगा। अरे मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क के ऑपोजिट साइड में है। यस, फोर्स के अपोजिट साइड, फोर्स के अपोजिट साइड में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अरे 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 रणवीर सिंह, देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि फोर्स तो हम एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब भी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, हम ये कहते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव। एग्जांपल, पुली के ऊपर रस्सी बांधी, इधर हम खड़े हुए हैं, उधर बाल्टी लगी हुई है, उसको कुएं में डाला और खींचना शुरू। तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ और बकेट कहाँ उठ रही है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स, और रिजल्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बकेट का, अपवर्ड्स। तो इसका मतलब हमारा फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अच्छा, अब इसको ऐसे रख लो, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180। ठीक है, तो ऐसा कह देते हैं कि ये तो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180, और मैंने आपको बताया था ये कॉस 180 की वैल्यू -180। ठीक है, ये जरूर लिखना वहाँ पर, ये चीज जरूर लिखना।
टीचर पर इंप्रेशन जाएगा कि हाँ बच्चे ने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। करवाएंगे नहीं, स्कूल में नहीं करवाएंगे। माइनस एफ एस ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक मेथड मैंने बताया था आपको कि ये तो मेथड 1 है, एक मेथड 2 भी है, समझ लो दूसरा आ जाएगा। मेथड 2 में क्या होता है, वर्क डन अगर हमने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज दे रखी हैं, तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। अगर हमें दो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज दे रखी हैं, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो आपका वर्क डन आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, यहाँ लिख देना। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई बताना जरा, फाइनली वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, और एम आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके बाद हाफ एम कितना है, 20 किलोग्राम, वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, 2 10 20, तो 10, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो वही आ गया ना, 10 इंटू माइनस 21, तो ये हो गया माइनस 210 जूल। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद पाँच छह क्वेश्चंस और बचे हुए, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए।